हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा। और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है कस्टम शॉर्ट स्ट्रिंग। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स ऑर्डर एंड एस। आपको दो स्ट्रिंग दी हुई है, जैसे आप एग्जांपल वन में देख सकते हैं। एक आपको ऑर्डर नाम की स्ट्रिंग दी है, एक आपको एस नाम की स्ट्रिंग दी है। ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डर आर यूनिक एंड वर सॉर्टेड इन सम कस्टम ऑर्डर प्रीवियसली। और सारे कैरेक्टर जो ऑर्डर के हैं वो क्या है, यूनिक है और सॉर्टेड है किसी कस्टम ऑर्डर में। जैसे आप देख सकते हैं कि ये यूनिक होंगे, हमेशा यूनिक होंगे। इसका मतलब ये ऑर्डर का साइज कभी भी 26 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पर 26 कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि आपको लोअर केस लेटर सी दिए हैं खाली। 26 से ज्यादा इसका साइज नहीं हो सकता। ठीक है। वो क्या है, सॉर्टेड दिए किसी कस्टम ऑर्डर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सी पहले दिया है, बी उसके बाद है, ए बाद उसके बाद है। तो ये सॉर्टिंग का ऑर्डर है इनका, कि आपको बेसिकली सी पहले रखना है, उसके बाद बी रखना है, उसके बाद ए रखना है, कहीं पे इन तीनों की अकरेंस है तो। ठीक है। परम्यूट द कैरेक्टर्स ऑफ एस सो दैट दे मैच द ऑर्डर दैट ऑर्डर वाज सॉर्टेड। परम्यूट मतलब होता है इनकी पोजीशंस एक्सचेंज करना। तो इसकी पोजीशंस, इसमें जो कैरेक्टर है उनकी पोजीशन इस तरीके से चेंज कीजिए कि इसका ऑर्डर भी जो हो इसके जैसा हो जाए। जो ऑर्डर आपको स्ट्रिंग दी है ना, उसमें कैरेक्टर का जिस ऑर्डर में सॉर्टेड है, इसमें भी कैरेक्टर उसी ऑर्डर में सॉर्टेड हो। और जो कैरेक्टर आपको ऑर्डर में नहीं दिया होगा, उसको आप कैसे सॉर्ट करेंगे इसमें, तो उसको आप कैसे भी कर सकते हैं। उन देखिए, जैसे यहाँ पे सी प्रेजेंट है, तो सी पे कंडीशन लग गई है इसमें कि सी सबसे पहले होना चाहिए, क्यों कि सी ऑर्डर में सबसे पहले है। उसके बाद आप देखेंगे बी को, क्योंकि सी सबसे पहले था इसलिए सी आपकी प्रायोरिटी था। अब सी आपने देख लिया, अब आप देखेंगे क्या बी इसमें है। बी इसमें तो है, क्या बी इसमें है, तो आपने देखा कि बी भी है इसमें। तो आपका फिर प्रायोरिटी होनी चाहिए बी की। सारे बी को अब मैं प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि आपको इसके ऑर्डर में, इस ऑर्डर नाम की स्ट्रिंग के ऑर्डर में इस एस में कैरेक्टर को वो करना है, अरेंज करना है। अगर कोई कैरेक्टर ऐसा है जो ऑर्डर में नहीं है और एस में है, ऐसे मान लीजिए आपके पास एंड में दो तीन कैरेक्टर बच सकते हैं जो ऑर्डर में नहीं थे पर अभी भी एस में है, तो उनको आप कैसे भी अरेंज कर लीजिए। उन पर कंडीशन नहीं है, कंडीशन किन पे है, जो ऑर्डर में प्रेजेंट है। ठीक है। तो आपको ये प्रॉब्लम करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा इसके वो देख लेते हैं, कंस्टेंट क्या है। तो ऑर्डर डॉट लेंथ 26 है, एस डॉट लेंथ 200 है। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया है, इसे थोड़ा और टफ किया जा सकता था। अच्छा, इसमें क्या करेंगे समझते हैं। देखिए, आप इसका ब्रूट फोर्स बताइए, आप बेकार से बेकार इसका क्या सॉल्यूशन सोच सकते हैं। तो आपको मान लीजिए दो स्ट्रिंग दी हैं ऑर्डर, जैसे टेस्ट केस लेते हैं एक। आपने मान लिया ऑर्डर है आपकी बी सी ए एफ जी ए एफ जी। आपको एस स्ट्रिंग जो दी है वो क्या है, ए बी सी डी। मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर पीछे और जोड़ देता हूँ। बी जोड़ दिया, सी सी जोड़ दिया। ठीक है, इतना ही काफी है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस एस स्ट्रिंग के कैरेक्टर को ऑर्डर के, इस जो ऑर्डर नाम की स्ट्रिंग है उसके ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, कि आप ऑर्डर पे ध्यान देंगे कि अच्छा आपके ऑर्डर में सबसे पहले क्या है। अब आप देखेंगे क्या वो एस स्ट्रिंग में है। आपका बस्ट केस में सॉल्यूशन यही तो आएगा कि आप क्या करेंगे, ऑर्डर के हर एक एलिमेंट पे जाएंगे। तो ऑर्डर के पहले एलिमेंट पे गए, आपने कहा कि इसकी एस में जितनी भी अक्रेंस है उनको सबको पहले कर दो, तो आपने एक आंसर नाम की स्ट्रिंग और बना लेंगे। अब इसमें क्या करते जाएंगे, आपने पहले ऑर्डर में बी पे गए, आपने देखा कि एस में बी है, तो आपने एक एक करके सबको पूरी एस को ट्रेवर्स किया। क्या ये बी है, बिल्कुल नहीं है भाई, तो आगे बढ़ो। क्या ये बी है, अच्छा भाई ये तो बी है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, आंसर में डाल दूंगा। क्या ये बी है, बिल्कुल नहीं। क्या ये बी है, बिल्कुल नहीं। क्या ये बी है, हाँ ये बी है, तो इसको भी मैंने यहाँ डाल दिया। क्या ये सी है, मतलब बी है, ये भी बी नहीं है। क्या ये बी है, ये भी बी नहीं है। तो आपने अपने बी को क्या कर लिया, जितने ही बी थे सबको बी में डाल दिया। तो आप किसी भी कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, एक ट्रेवर्सल में डाल पा रहे हैं। तो ये मान लीजिए एन लेंथ की स्ट्रिंग है, और ये यहाँ पे मैक्सिमम 26 कैरेक्टर हो सकते हैं। तो आप वर्स्ट केस में कितना टाइम लगाएंगे, 26 इंटू एन। इतनी आपको आइटरेशन करनी पड़ेगी। 26 तो आइटरेशन इसके लिए कि आपको ऑर्डर के हर एक एलिमेंट को देखना है। और यहाँ पे एन बार आप क्या करेंगे, एन कैरेक्टर है, एस में एन कैरेक्टर है, तो आप इसको 26 बार ट्रेवर्स कर रहे होंगे, तो 26 इंटू एन, ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है इस केस में। आपको समझ में आ रहा है क्या करना है आपको। जैसे बी था, तो बी को आपने देखा इसमें बी कहाँ कहाँ आ रहा है, सबको डालते जाओ। फिर आपने देखा कि सी,
तो आपने कहा कि अच्छा अब इसमें सी ढूंढते हैं, तो आपको इसमें सी यहाँ भी मिल गया तो सी डाल दिया, उसके बाद आप यहाँ पहुंचे होंगे धीरे धीरे करके तो सी मिल गया, सी डाल दिया, उसके बाद फिर से सी मिल गया, सी डाल दिया, फिर ए, आपने कहा कि इसमें ए है, ए को डाल दो, फिर आपने कहा एफ, तो आपने पूरी एरे को ट्रेवर्स किया, एस एरे को, आपको एफ नहीं मिला तो आप यहाँ पे एफ नहीं डालेंगे क्योंकि एस में मिलना चाहिए, एस के कैरेक्टर्स को परम्यूट कर रहे हैं हम। फिर आपने कहा जी, तो क्या इसमें जी है? जी भी नहीं है तो जी को भी नहीं डालेंगे। अब बचे कौन कौन से कैरेक्टर आप उसको देख लेंगे। अब आप ये पता कैसे लगाएंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर बचे हैं, आप ब्रूट फोर्स से कर रहे हैं, तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि भाई मेरे पास कौन कौन से कैरेक्टर बचे हैं, क्योंकि आपको अब बचे हुए कैरेक्टर लिखने हैं। तो देखिए आप इस अप्रोच में ये काम कर सकते हैं, क्या करिए आप एस साइज की एक एरे बना लीजिए विजिटेड नाम की, ये एस के बराबर एलिमेंट है इसमें, ये आपने विजिटेड नाम की एरे बना ली, स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट्स को आपने क्या किया, अनविजिटेड थे, बुलियन एरे मान लीजिए, स्टार्टिंग में आपके सारे फॉल्स थे, फॉल्स मतलब अनविजिटेड। जैसे ही आप इसमें कोई कैरेक्टर डालते जा रहे हैं, किसी पोजीशन का कैरेक्टर, आप उसको क्या करते जा रहे हैं, ट्रू करते जा रहे हैं। जैसे आपने टू पोजीशन का डाला हुआ फर्स्ट इंडेक्स का, तो आपने इसे ट्रू किया, आपने इसे भी ट्रू किया, ऐसे करके आप ट्रू करते जा रहे हैं। तो जब आप ऑर्डर के सबको अरेंज करके निकलेंगे, उसके बाद जब जाएंगे तो आप दोबारा से इस बूलियन एरे को चेक करेंगे, क्या इसमें सारे ट्रू हो गए हैं। सारे ट्रू होने का मतलब आंसरों में सारे इंक्लूड कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं सबको लिख चुका हूँ जितने भी थे इसमें, ठीक है। अगर सारे ट्रू नहीं हुए तो आप देखेंगे अच्छा कौन कौन सा फॉल्स है, अभी तक कौन सा ऐसा है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, कौन सा करेक्टर, तो आप उन सबको जो भी फॉल्स होंगे उन सबको लिख देंगे। जैसे कि अभी कौन कौन से फॉल्स बचे होंगे आपके, बी बी डी बचा होगा फॉल्स सिर्फ एंड में यहाँ पे, तो आप डी लिख देंगे, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, आंसर एरे बन जाएगी। तो देखिए इसमें काफी दिक्कतें हैं इस अप्रोच में। एक तो आपको देखिए ये बनानी पड़ रही है, एक नई एरे बनानी पड़ रही है, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ऑफ एन की। हम कह रहे हैं कि इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी अगर हम रिड्यूस कर सकते, वैसे ये दिक्कत नहीं देगी इस प्रॉब्लम में, पर अगर हम इसे रिड्यूस कर सकें तो और बेटर है। तो अच्छा क्या अप्रोच कर सकते हैं, देखो हमें काम यही करना है। आपको क्या करना था कि आपने देखा कि यहाँ पे बी है, तो आपको सारी बी की अक्रेंस पहले लिख देनी है, यहाँ पे काम यही करना था। तो इसको और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमली और कैसे लिख सकते हैं, ये बताइए। तो आप देखेंगे कि देखो आपको क्या करना था, बी की सारी अक्रेंस तो लिखनी थी, तो क्यों ना मैं एक प्री कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि इस एस में किस कैरेक्टर की कितनी अक्रेंस है वो पहले से पता करके ले आऊं। जैसे कि यहाँ पे ए है, ए की कितनी अक्रेंस है, एक, बी है, बी की कितनी अक्रेंस है, दो, सी की कितनी अक्रेंस है, तीन, डी की कितनी अक्रेंस है, एक। अगर आपको ये पहले से ही पता होगा तो आपको पता है कि आपको बी लिखना है पहले, तो सारी बी लिखने हैं, ऐसा तो है नहीं आपको दो बी लिखना है फिर एक नहीं लिखना है, तब तो आपको इससे फर्क भी पड़ता है कि अच्छा भाई क्या फायदा काउंट करने का। आपको पता है कि आपको ऑर्डर में बी है, तो आप देख लेंगे अच्छा भाई इसमें बी की अक्रेंस कितनी है, उन सारे बी को यहाँ पे लिख दो, तो बी की दो अक्रेंस थी, मैं दोनों लिख दिए और एंड में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब अभी मुझे कुछ नहीं लिखना। ऐसा समझिए इस मैप में वो स्टोरी है कि मुझे किस करेक्टर को कितनी बार लिखना है अपनी आंसर एरे में। जैसे मैंने देखा कि मुझे सबसे पहले बी लिखना है, मैंने बी को लिख दिया और उसको एंड में क्या करता है, घटाते जा रहा हूँ, जितनी बार लिखते जा रहा हूँ उतना घटाते जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने दो बार लिख दिया, इसका काउंट हो गया जीरो, इसका मतलब मेरे पास अब बी बचा नहीं लिखने के लिए, तो अब मैं बी नहीं लिखूंगा। फिर आप सी पे गए, आपने कहा अब आपको सी लिखना है, तो आपने देखा कि सी की कितनी अकरेंस है यहाँ पे, तीन, तो आप तीन बार सी लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब सी नहीं लिखना। फिर आप ए पे गए, तो आपने देखा कि मुझे एक बार ए लिखना है, तो आप एक बार ए लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, जीरो। फिर आप ऐप पे गए, आपने कहा कि मैप में क्या एफ है, आपको मैप में एफ नहीं मिलेगा, तो मतलब एफ का काउंट एक तरह से कितना है, जीरो है, एफ की अक्रेंस जीरो है, जी की भी अक्रेंस कितनी है, जीरो है, इन सब की अक्रेंस पहले से जीरो, तो आप इनको नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर आप एक बार मैप को दोबारा से ट्रेवर्स करेंगे, कहेंगे कि ऐसा कोई रह गया है जिसकी अक्रेंस थी जो मैप में अभी भी जीरो ना हुआ हो, मैप या मतलब ये मैपिंग की है मैंने यहाँ पे, ए की कोरस्पॉन्डिंग कितना काउंट है, ये मैपिंग है कि किसी कैरेक्टर की इंटीजर से मैपिंग, कैरेक्टर की इंटीजर से मैपिंग, या कैरेक्टर क्या बताएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटू क्या बताएगा, उसका काउंट कितनी अक्रेंस है उसकी इस एस स्ट्रिंग में, ठीक है। इसको आप 26 साइज की एरे से भी कर सकते हैं। आपको पता है कि टोटल आपके कैरेक्टर कितने होते हैं, 26 ही होंगे ए टू जेड, तो आप 26 साइज की एरे बना दीजिए जिसमें जीरो इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ए को, जी जीरो इंडेक्स है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन इंडेक्स बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही करके आपका 25 इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जेड को। तो आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं, पर मैप से आपको काफी आसानी होगी कोड लिखने में, तो आप मैप से लिख लीजिए। मैप में आपको क्या स्टोर करना है, कैरेक्टर कॉमा इंट, ठीक है। तो आपने ये कर लिया, और एड में
आप क्या करेंगे, जितने भी इसमें बचे होंगे जिनको अभी तक आपने काउंटर नहीं किया है, जिसकी काउंट बचे होंगे, मैप को एक बार दोबारा से ट्रेवर्स करेंगे, उनको एंड में लिख देंगे आंसर एरे में। ये क्या आपकी अप्रोच है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। इसमें भी आप देखिए एस एरे को तो पूरी, एस नहीं, ऑर्डर एरे को तो पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं, उसके कोरिस्पॉन्डिंग एस एरे में क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स तो कर रहे हैं, पर देखिए हर बार क्या हो रहा होगा, आपका एक काउंट कम हो रहा होगा। एस को नहीं, हम मैप को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो मैप को जब भी मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, मैंने कहा कि अच्छा बी की प्रेजेंट हटानी है मुझे, तो मैं बी को जब तक जीरो ना हो जाए तब तक हटा रहा हूँ, तो हर बार मैं बी को एक रिड्यूस कर रहा हूँ कि अच्छा भाई मैंने एक और बी लिखा, बी का काउंट कितना रहेगा एक, फिर एक और बी लिखा, बी का काउंट कितना रह गया जीरो। तो हर बार मैं कोई ना कोई कैरेक्टर यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। तो मेरी जो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो कितनी जाएगी कि एस की लेंथ कितनी है, कि हर बार कैरेक्टर लिख रहा हूँ। और आपका ये लूप कितनी बार चला था, जो ऑर्डर वाला था 26 बार। तो यहाँ पे मतलब इसको एन मान लीजिए, इसको ऑर्डर ऑफ एन मान लीजिए, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है n+6, तो आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दी, ऑर्डर ऑफ एन में ले आए, पहले 26 इंटू एन थी। ठीक है, अब इस अप्रोच को कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, आप बनाएंगे, आप सबसे पहले मैप बना लेंगे, आप सबकी अक्रेंसेस देख लेंगे कि एस स्ट्रिंग में किस कैरेक्टर की कितनी अक्रेंस है। तो आप या तो अनऑर्डर मैप बना सकते हैं, मैं नॉर्मल मैप बना रहा हूँ, आप अनऑर्डर मैप भी बना सकते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी है तो कैरेक्टर कॉमा इंट एमपी, हमें हर एक कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग काउंट बताना है, तो इसलिए कैरेक्टर कॉमा इंट का मैप बना लिया। अब एस एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे, इसमें एक्स में क्या होगा, एस एरे का हर एक एलिमेंट आता जाएगा, और मुझे देखना है कि ये एलिमेंट कितनी बार आया है, एमपी ऑफ एक्स प्लस प्लस, ये कर देना है। इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट के काउंट को बढ़ा दो, इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग की है, इस की के कोरस्पॉन्डिंग जितनी वैल्यू है उसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, पहले जीरो थी, जैसे ही आपका एक कैरेक्टर आएगा यहाँ पे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर सेम कैरेक्टर दोबारा आएगा तो वैल्यू और बढ़ेगी, इस तरीके से। जब इससे नीचे आएंगे आपके पास हर एलिमेंट का क्या होगा, एस के हर एलिमेंट का काउंट होगा, एस में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ऑर्डर वाली एरे को ट्रेवर्स करेंगे, क्योंकि आपको उसी ऑर्डर में अरेंज करना है जो ये आपने काउंट कर लिए हैं इनको। ऑर्डर डॉट लेंथ, अब आपने क्या किया कि मान लीजिए आपका ऑर्डर में पहला कोई भी कैरेक्टर है, अ, वो उसकी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं एक जगह पे, मान लीजिए वो कैरेक्टर है सी एच, कैरेक्टर सी एच, वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर आई के। तो आप ith पोजीशन के कैरेक्टर आपका क्या है, सी एच है। अब आपको देखनी कि इस सी एच की अक्रेंस कितनी है मैप में, उन सारी अक्रेंस, एक आंसर एरे बना लेंगे, उस सारी अक्रेंस की कोरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, आप आंसर में स्टोर करते जाएंगे स्ट्रिंग आंसर। तो आपको देखना है ये सी एच कितनी बार आ रहा है मैप में, तो फॉर नहीं वाइल, जब तक ये जीरो ना हो जाए तब तक लिखते जाओ, जब तक इस सी एच की अक्रेंस मैप में जीरो ना हो जाए तब तक क्या करते रहो, आप लिखते रहो, क्योंकि सी एच की अक्रेंस बता रही है कि अभी इतनी बार और लिखना है। एमपी ऑफ सी एच क्या बता रहा है कि आपको अभी इतनी बार और आंसर में डालनी है जी। तो जब जीरो हो जाएगा तब आप रुकेंगे कि अच्छा भाई अब मुझे नहीं डालनी है। ठीक है, तब तक आप क्या करते रहेंगे, आंस डॉट पुश अंडरस्कोर बैक करते रहेंगे सी एच को, कि आपको सी एच कैरेक्टर अभी और लिखना है, और आप कहेंगे एमपी ऑफ सी एच को माइनस माइनस कर दो, क्योंकि मैंने एक बार लिख दिया, अब इसका काउंट कम हो जाएगा। पहले मान लो मुझे किसी कैरेक्टर को 4 बार लिखना था, तो अब मैं कहूंगा कि एक बार तो लिख दिया, अब कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। ठीक है, तो आप ऐसे करके हर कैरेक्टर लिख देंगे जिसकी अक्रेंस एस में जीरो होगी। मान लीजिए कोई ऐसा सी एच है, इस केस में देखिए बी सी एफ जी था, तो एफ मान लीजिए सी एच है, में स्टोर है, तो एफ आपको एस में नहीं दिखेगा, तो उसका काउंट पहले से ही जीरो होगा, तो उसके लिए एमपी ऑफ सी एच की वैल्यू पहले से जीरो होगी, तो आंसर इस लूप में आप जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तब क्या करेंगे, आप उन सब कैरेक्टर को लिख चुके होंगे जो ऑर्डर और एस में दोनों में आ रहे होंगे। अभी वो कैरेक्टर बचे होंगे जो ऑर्डर में नहीं आ रहे हैं पर एस में आ रहे हैं, वो कैरेक्टर आपने अभी तक नहीं लिखे हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, इस मैप को एक बार और ट्रेवर्स करेंगे, फॉर ऑटो एक्स ऑफ एमपी, कि भाई इस मैप को एक बार और ट्रेवर्स करो, और अभी जितने भी ऐसे बचे हैं जिनको मैंने नहीं लिखा है, जिनका काउंट क्या है, जिनकी अक्रेंस क्या है, नॉन जीरो है, उनको लिख दो। तो उनको लिखना है, तो मुझे क्या करना है कि जब तक एक्स डॉट सेकंड क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। एक्स डॉट सेकंड क्या बता रहा है, काउंट को बता रहा है, एक्स क्या होता है, एक पॉइंटर होता है, इसके अगर एक्स डॉट फर्स्ट करोगे, यहाँ लिख देता हूँ, एक्स डॉट फर्स्ट तो क्या देगा मुझे, की देता है,
ए बी सी डी जो आप कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं। एक्स डॉट सेकंड क्या देता है? वैल्यू देता है, मतलब इस केस में क्या दे रहा होगा? काउंट दे रहा होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, इस केस में की क्या है? कैरेक्टर है, और वैल्यू क्या है? अक्रेंस है। ठीक है, तो जब तक अक्रेंस जीरो ना हो जाए किसी कैरेक्टर की, क्योंकि अब आपने उन केस को देख लिया, अब आप रेंडमली किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो जितने भी मेरे बचे हैं उनकी अक्रेंस जब तक जीरो ना हो जाए, मान लीजिए एक्स कैरेक्टर पे आया मैंने कहा कि भाई ये जो एक्स की कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है, ये अभी इसकी अक्रेंस बची है, तो मैंने कहा कि इसको डालते जाओ जब तक ये जीरो ना हो जाए। तो आंच डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, इसकी की मतलब कैरेक्टर को डालते जाओ। तो एक्स डॉट फर्स्ट, एक्स डॉट फर्स्ट क्या देगा? मुझे कैरेक्टर देगा। इस कैरेक्टर को पुश कर दो, और कहेंगे कि एक्स डॉट सेकंड को एक कम कर दो, क्योंकि एक बार डाल दिया मैंने। तो आपके जितने भी बचे होंगे सारे इस लूप की हेल्प से क्या डल जाएंगे? आंसर स्ट्रिंग में डल जाएंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? आप आंसर को रिटर्न कर देंगे। सबमिट करके देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।